हेलो स्टूडेंट। तो पुनः आपके सामने मैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की क्लास लेकर उपस्थित हूं। मैं मिस्टर संतोष कुमार तिवारी और पिछली क्लास जहां से समाप्त की थी वहीं से पुनः स्टार्ट करता हूं। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि वैदिक काल में शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार थी। तो मैंने बताया था वैदिक काल को दो भागों में बांट दिया गया था, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो अब हम वैदिक काल में चलते हैं। तो पिछली बार मैंने बताया आपको पिछली क्लास में कि वैदिक काल क्या है और वैदिक काल के अंतर्गत शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं और वैदिक काल को वैदिक काल क्यों कहते हैं, इस बारे में मैंने आपको अवगत कराया था। आज उसी टॉपिक को पुनः आगे बढ़ाते हैं और यह बताने का प्रयास करते हैं कि विद्या का आरंभ वैदिक काल में किस प्रकार से शुरू की गई थी, यानी विद्या को किस तरह से क्रम वाइज रखा गया था और उसी को मैं आपको आगे बढ़ाता हूं। तो सबसे पहले आते हैं वैदिक युग में शिक्षा की व्यवस्था दो स्तरों में थी। पहला है प्राथमिक स्तर, दूसरा है उच्च स्तर। तो जो प्राथमिक स्तर की विद्या थी उसको बोलते थे विद्या आरंभ संस्कार, यानी कि विद्या का आरंभ यह सभी जाति के बालकों के लिए अनिवार्य होती थी और सभी जातियों के बालकों को प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती थी। कोई का निश्चित समय तो नहीं है, परंतु कुछ शिक्षाविदों का कहना था कि जो प्राथमिक शिक्षा है उसकी जो समय अवधि थी वो 6 वर्ष की थी, इसलिए मैंने 6 वर्ष यहाँ पे अंकित किया। तो प्राथमिक शिक्षा सभी वर्गों के लिए अनिवार्य थी और विद्या आरंभ संस्कार से इसकी शुरुआत होती थी और ये 6 वर्ष की होती थी। दूसरी है उच्च शिक्षा। तो उच्च शिक्षा जो थी उसमें प्रवेश के लिए केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य छात्रों को प्रवेश की अनुमति थी। सामान्य रूप से उपनयन संस्कार के उपरांत ही 8 वर्ष, 11 वर्ष और 22 वर्ष की आयु में इन संस्थाओं में प्रवेश दिया जाता था। अब पाठ्यक्रम का जो निर्धारण था वह कहीं ना कहीं परा और अपरा, जो पिछली क्लास में बताया, यानी लौकिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की शिक्षाओं को इसमें दिया जाता था। शिक्षा के लिए ब्राह्मण होते थे जो गुरु का कार्य करते थे और अपनी शिक्षा पद्धति को चलाते थे। अब जो शिक्षण विधि थी वह कहीं ना कहीं मौन थी, मौखिक रूप से थी, मनन थी, चिंतनशील थी, तर्क शक्ति थी। और उस बार जो शिक्षण संस्थाएं थी वो अलग अलग गुरुकुलों के अनुसार डिवाइड किया गया था उनको। तो परीक्षाओं का जो माध्यम था वह कहीं ना कहीं मौखिक था और एक प्रकार से आयोजन के द्वारा, वाद विवाद के द्वारा परीक्षाएं संपन्न होती थी और उन परीक्षाओं में जो श्रेष्ठ होता था उस हिसाब से उनको उपाधियां दी जाती थी। यानी वैदिक युग में कुल मिलाकर मौखिक शिक्षा का प्रचलन था। परा और अपरा का शिक्षा था, लौकिक और परलौकिक। यानी कि उच्च शिक्षा जो थी वह कहीं ना कहीं मौखिक स्तर पर तर्कसंगत मनन और विचारपूर्ण शिक्षा थी और वेदों के माध्यम से शिक्षा को दिया जाता था। अब आते हैं कि स्नातक स्तर पर किस तरह की श्रेणियों में स्नातक स्तर में बांट रखा था। तो सबसे पहले आते हैं जो पहली उपाधि थी उच्च शिक्षा की, वह थी स्नातक की। तो स्नातक की जो शिक्षा है वैदिक युग में परीक्षा में सफल होने वाले छात्रों को उपाधियां प्रदान की जाती थी। अब 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के अनुसार, मतलब जो 12 वर्ष का पाठ्यक्रम होता था उसके अनुसार एक वेदों का जो अध्ययन कर लेता था उसको स्नातक की उपाधि दी जाती थी। तत्पश्चात वसु
जो 2 वेदों का अध्ययन करता था, 24 वर्ष का पाठ्यक्रम था, यानी 12-12-24, टोटल 24 नहीं, 24 नहीं, यानी कि वसु की उपाधि उसको दी जाती थी। रुद्र 3 वेदों का जो अध्ययन करता था उसको रुद्र की उपाधि दी जाती थी, जो 36 वर्ष का पाठ्यक्रम था। और आदित्य की उपाधि उसको दी जाती थी, जो 4 वेदों का अध्ययन करता था और 48 वर्ष की आयु में वो संपन्न कर लेता था। यानी कि स्नातक की जो शिक्षाएं हैं वो इस क्रम में बटी हुई थी। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट आते हैं कि वैदिक काल में शिक्षण विधियां किस प्रकार की थी। तो सबसे पहले विधि थी प्रवचन विधि। तो प्रवचन विधि के अंतर्गत जो गुरु था वो गुरुकुलों में वेदों को प्रवचन के रूप में छात्रों को प्रवचन के रूप में शिक्षा देता था। छात्र उन प्रवचनों को ध्यानपूर्वक सुनते थे और तथा उनका अनुकरण करते थे। वेद मंत्रों का उच्चारण होता था और शिष्य उन्हें बार बार दोहराकर कंठस्थ करता था। यानी प्रवचन के माध्यम से वेदों का प्रवचन दिया जाता था और छात्र उनका अनुकरण करके, उनको कंठस्थ करके, अपने मन में विचार करके उनको कंठस्थ करता था। नेक्स्ट आएंगे व्याख्यान विधि। तो शिष्यों को मंत्रों और वेदों को कंठस्थ कराने के लिए यह शिक्षा दी जाती थी। यानी इससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं उनको वेदों और मंत्रों के द्वारा शिक्षा व्याख्यान विधि में प्राप्त की जाती थी। अब आते हैं वाद विवाद विधि। तो वाद विवाद विधि के अंतर्गत, या इसको बोल लेते हैं शास्त्रार्थ या प्रश्नोत्तर। तो वैदिक काल में गुरु उपदेश देते थे, व्याख्यान देते थे, साथ ही छात्रों को की जो शंकाएं थी उनको दूर करने का प्रयत्न करते थे और उनसे प्रश्न आदि आपस में पूछे जाते थे। यानी प्रश्नों के माध्यम से छात्रों को समस्या का निवारण करना होता था। शिष्यों और गुरुओं के बीच वाद विवाद की प्रतियोगिता आयोजित की जाती थी। यानी जिसको हम बोलते हैं शास्त्रार्थ की परीक्षाएं के तौर पर वाद विवाद का आयोजन किया जाता था। विद्वानों इत्यादियों को सम्मेलन में बुलाया जाता था और विद्वानों के बीच शास्त्रार्थ कराया जाता था। शिष्य इन सबको सुनकर अपने ज्ञान के अनुसार अपने ज्ञान में वृद्धि करता था और उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देता था। तो जो उस समय के विद्वान थे, शिष्यों के द्वारा जो उत्तर दिया जाता था, तो जिस शिष्य से ज़्यादा संतुष्ट होते थे उनको वह सही मानते थे और उनको उपाधि दी जाती थी। यानी कि प्रश्नों के उत्तर भी अगर सेम हो, लेकिन जब तक आप किसी सामने वाले को संतुष्ट नहीं कर सकते तब तक विद्वत्ता नहीं मानी जाती थी। नेक्स्ट आएंगे तर्क विधि। तर्कशास्त्र के अध्ययन के अनुसार इसमें छात्र एक गुट में 6-6, 10-10 के गुट में आपस में तर्क विचार कर इस चीज को अपने अंदर मनन करते थे, विचारों और तथ्यों को रखते थे और तथ्यों को समझकर अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते थे। यानी तर्क विधि को आप समझिए, इसको तर्क को कभी कभी हम लोग गलत वे में ले जाते हैं कि तर्क कर रहे हैं। तर्क नहीं कर रहे। तर्क का मतलब होता है किसी ज्ञान को पूर्णतया जानने की कोशिश करना। कैसे, क्यों और कैसे, कहाँ, यह सभी तर्क विधि है। तर्क का मतलब ये नहीं कि आप गलत चीज़ पे तर्क करिए। हम लोग किसी चीज़ की परिभाषा से अलग हट जाते हैं और उसको हम निगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं। जब कोई व्यक्ति बोलता है कि मुझे तर्क करे, तर्क का मतलब लड़ना नहीं होता है। तर्क का मतलब होता है उस ज्ञान को भली भांति जानना, क्योंकि व्यक्ति तभी संतुष्ट होगा जब उसके ज्ञान को भली भांति जान ले। यानी अगर आप किसी सामने वाले को कोई चीज़ बताते हैं तो तब तक उन बातों को ग्रहण नहीं करता जब तक कि वो खुद से संतुष्ट नहीं हो जाता है। यानी जो ज्ञान आप दे रहे हैं उसका विश्वसनीयता आपको सिद्ध करनी होती है और छात्र इन्हीं बातों पर तर्क करता है
कि यह ज्ञान हमें किस रूप में, कैसे और क्यों प्राप्त हो रहा है। तो ये तर्क की विधि होती है, जिसको हम तर्क विधि कहते हैं। नेक्स्ट है कहानी विधि। तो कहानी विधि के द्वारा गुरु शिष्यों को शिक्षाप्रद कहानियां सुनाते हैं। बाद में शिष्यों से पूछते हैं कि आपको कहानी से क्या शिक्षा मिली। तो इस विधि का प्रयोग शिक्षण विधि को रुचिकर बनाने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि कहानी कहीं ना कहीं व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की शिक्षा देती है, और उस कहानी के द्वारा छात्रों के व्यक्तित्व का पता लगता है। क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति को या आप लोगों को जब हम समूह में कोई कहानी सुनाते हैं या सुनाएंगे, तो हर व्यक्ति की सोचने की क्षमता अलग अलग होती है। वो अपने ढंग से सोचता है और अपने ढंग से किसी विचार को अपने दिमाग में रखने का प्रयत्न करता है। तो कहानियां व्यक्ति के व्यक्तित्व को बताती हैं कि उसकी सोच किसी के प्रति कैसी है। किसी कहानी को सुनकर आप उससे प्रभावित भी होते हैं और आप उससे प्रभावित नहीं होते। तो ये आपके व्यक्तित्व का निर्धारण करती है कि आपका व्यक्तित्व किस प्रकार का है। अब आते हैं शिक्षण संस्थाएं। तो वैदिक काल में जो शिक्षण संस्थाएं थी वो एक ही थी, गुरुकुल विधि। गुरुकुल में शिक्षण कार्य पूरा होता था, यानी जो शिक्षण संस्थाएं थी उसमें एक ही नाम था, गुरुकुल। और गुरुकुल में निम्न श्रेणियों में बांट रखा था, यानी कि संस्था एक ही थी पर विद्या देने का कार्य के अनुसार उनको श्रेणियों में बांट रखा था। गुरुकुल जो थी, जिनको हम ऋषि आश्रम भी कहते हैं। ऋषि आश्रम इसलिए कहते हैं क्योंकि ऋषि उन्हीं आश्रमों में रहते थे। गुरुकुल की व्यवस्था राज्य से दूर, कोलाहल से दूर, जंगलों इत्यादियों के बीच में किया जाता था, जिससे कि शांत वातावरण हो, स्वच्छ वायु हो, स्वच्छ वातावरण हो, और छात्रों को किसी प्रकार का कोई भी दखल अंदाजी ना हो, यानी किसी प्रकार को उनको अनुशासन से अनुशासन होने की प्रवृत्ति ना पाई जाए, यानी किसी प्रकार उनको डिस्टरबेंस ना हो। इसलिए उनको हम गुरुकुल की शिक्षा ऋषि आश्रमों में दी जाती थी। अब आते हैं टोल। तो टोल विधि के अंतर्गत कुछ छात्रों को रखा जाता था, 10 से 20 के समूह में रखा जाता था, उनको हम टोल बोलते हैं। तो जो टोल की शिक्षा होती है उसमें संस्कृत भाषा की शिक्षा दी जाती थी, और एक टोल में एक ही शिक्षक होता था जो संस्कृत भाषा की शिक्षा उन छात्रों को देता था। नेक्स्ट आएंगे चरण। तो चरण में वेद के एक एक अंगों की शिक्षा दी जाती है। वेद बहुत बड़े होते हैं, वेद में कई अंग होते हैं, तो एक एक अंगों की जो शिक्षा है वो चरणबद्ध तरीके से दी जाती थी, इसलिए उसको चरण कहते थे। और उसमें भी शिक्षा देना का जो कार्य था वह एक ही शिक्षक करता था। नेक्स्ट है घटिका। तो घटिका में धर्म और दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। धर्म से जुड़े हुए और दर्शन शास्त्र से जुड़े हुए शिक्षाओं को घटिका में दिया जाता था, और इसमें भी एक ही शिक्षक होता था। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। हम इसलिए इस चैप्टर को पढ़ा रहे हैं, इस ढंग से इसको रखा है मैंने कि अगर आप जब टीईटी की तैयारी करेंगे तो आपको इसमें से कई क्वेश्चन मिलेंगे। आप इसको अगर अलग से किसी बुक में लेके पढ़ना भी चाहेंगे तो आपको इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा। मैंने क्या कहा कि पाठ्यक्रम का निर्धारण इसीलिए किया जाता है कि वो क्रम वाइज हो, और जब हम क्रम वाइज किसी पाठ्यक्रम का निर्धारण करते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो वो चीज़ हमारे दिलो दिमाग में बनी रहती है, हमारे मस्तिष्क में अंकित रहती है। क्योंकि जब हम पेपर टाइम किसी तैयारी करते हैं तो बर्बरी रूप से पढ़ते हैं, तो उसमें कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, और टीईटी सेलेक्टेड क्वेश्चनों से नहीं पास होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। कोई भी परीक्षा आपको पास करना है तो सेलेक्टेड क्वेश्चनों से आपका बेड़ा पार होने वाला नहीं है। आपको लिए उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए, अंदर से डीपली जानकारी होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने आज इस टॉपिक को रखा है आपके सामने कि आप इसको बखूबी कायदे से उसको अपने मस्तिष्क में अंकित कर लीजिए आप, और इसको नोट कर लीजिए। मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखाया है, आप उसको कॉपी पे नोट कर लीजिए। इसीलिए मैं दूर हट जाता हूं कि आप उसको नोट कर लीजिए। घटिका के अंतर्गत धर्म और दर्शन की शिक्षा दी जाती थी।
विद्यापीठ, तो विद्यापीठ के अंतर्गत व्याकरण और तर्कशास्त्र की शिक्षा दी जाती है। अब आपने सुना हो काशी विद्यापीठ, फलाना विद्यापीठ, तो अब आप समझ लीजिए कि विद्यापीठ के अंतर्गत हमें व्याकरण और तर्कशास्त्र की शिक्षा दी जाती है। इसमें एक से अधिक शिक्षक होते हैं, इसमें एक से अधिक शिक्षक होते हैं और तीनों में एक एक शिक्षक होते हैं। नेक्स्ट आते हैं विशिष्ट विद्यालय। तो विशिष्ट, नाम है विशिष्ट, तो विशिष्ट प्रकार के विषयों की शिक्षा दी जाती थी, यानी अलग अलग विशिष्ट विद्यालय, विशिष्ट विषयों की शिक्षा दी जाती थी और इसके लिए विशिष्ट विद्वानों को रखा जाता था। अलग अलग विषयों के अलग अलग विद्वानों को रखा जाता था, अर्थात जितने विषय होते थे उतने शिक्षक होते थे। क्लियर हो गया? और उनके अंदर विशिष्टता होती थी उस विषय की, यानी स्पेशलाइज होते थे वह उस विषय से। समझ आ गया? नेक्स्ट है विश्वविद्यालय। तो विश्वविद्यालय में धार्मिक, चित्रकला और चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी वैदिक काल में, और इसके लिए अलग अलग शिक्षक अलग अलग विषयों के होते थे। हम इसीलिए इसको अलग अलग लेके आए कि जब आप टीईटी की तैयारी करेंगे तो ये ध्यान रखिए कि इनमें से छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। घटिका से क्या तात्पर्य है, या विशिष्ट विद्यालय क्या है, विद्यापीठ क्या है, तो आप लिख देंगे जहाँ शिक्षा दी जाती है। तो आप इसीलिए समझिए कि जब आप क्रम से किसी चीज़ को पढ़ेंगे, इसीलिए अदर के लोग, बीएड के लोग तैयारी करते हैं और बीटीसी के बच्चे जब तैयारी करते हैं तो ये ध्यान रखिए डीएलएड के बच्चे ज़्यादा अच्छे नंबर लाते हैं। क्यों? क्योंकि उन विषयों को पढ़ रहे होते हैं, उनका रिदम होता है, चलायमान होते हैं। और हाँ, और जो बीएड के बच्चे होते हैं जो अदर तैयारी करते हैं वो बर्बरी रूप से सेलेक्टेड क्वेश्चन देखते हैं, और टीईटी में कभी सेलेक्टेड क्वेश्चन नहीं आता है, सिर्फ इन्हीं किताबों से आता है, इन्हीं पाठ्यक्रमों से आता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। और आज क्लास यही समाप्त होती है। थैंक यू।